देख तो नहीं कल इतना फोन लगाओ पहले यहाँ से लगाऊँ यहाँ नेट कनेक्ट करते हैं हम नहीं आवाज आ रही है हमारी। हेलो ठीक, धन्यवाद। आप सभी को इस पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री सांवले प्रसाद आर्य जी एवं आरती कचेर जी का को नमन करता हूं। साथ ही साथ मैं समाज के उन सम्मानित बंधुओं को भी नमन करता हूं जो समाज की उन्नति के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। इसके साथ ही मैं अपने मम्मी पापा, मेरी मौसी जी, परिवार एवं अपने गुरुजनों का भी धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच सका हूँ। इसके साथ ही मैं संदीप कचेर चाचा जी एवं श्री राजकिशोर कचेर जी को भी धन्यवाद करता हूँ, जिनके प्रयास से मैं आज आप सब लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तथा एक बार फिर मैं राजकिशोर कचेर एवं उनकी टीम को धन्यवाद करता हूँ, जो इस पहल के माध्यम से समाज के युवा पीढ़ी को एकजुट एवं उसमें एक नया जोश भर रही है। मैं अपनी बात को चंद लाइनों के साथ शुरू करना चाहूँगा। जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, हमारे सपने हमारी औकात से बड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। आज मैं आपको इसी बुनियाद की कहानी सुनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसने मुझे फुटपाथ पर दुकान लगाने से लेकर एक अधिकारी के पद तक पहुँचाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर कचेर है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद बांदा के तहसील बबीरू का रहने वाला हूँ तथा वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। यहाँ तक का सफ़र मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि लोग अपनी उन्नति के लिए संघर्ष करते हैं या वृद्धि के लिए संघर्ष करते हैं, और हमने रोटी के लिए भी संघर्ष किया है।
मेरी कहानी की शुरुआत होती है मेरे परिवार से, जिसमें हम 4 जने हैं। मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पास के ही एक प्राइवेट स्कूल से हुई है। इसका कारण था कि हमारे आसपास कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं था, जिस कारण से हमें शुरुआत में ना चाहकर भी प्राइवेट स्कूल का सहारा लेना पड़ा। और हमारी आमदनी का स्रोत एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान थी, जिसमें हम 4 जने पलते थे। और उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि हमारा खर्च जो है उसे चल सके, जिस कारण से कई बार जो है छोटे मोटे पारिवारिक झगड़े भी होते थे, जिसकी वजह से मेरे पापा कभी कभी गुस्सा करके गांव चले जाते थे। हमारा जो है हम मूल रूप से बांदा जिला के नारायणी तहसील के लहुरेटा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन हम बचपन में ही यहाँ पर आ गए थे और अपना जीवन यापन छोटी दुकान के माध्यम से करने लगे थे। पापा को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि जो है हम लोग शहर में रहें। उन्हें ये लगता था कि हम गांव में ही ठीक थे, गांव में ही रहेंगे। इस वजह से कभी कभी वो झगड़ते रहते थे। और मम्मी को ऐसा लगता था कि गांव में इतनी सुविधा नहीं मिल पाएंगी और पढ़ाई लिखाई हम लोगों की नहीं हो पाएगी, क्योंकि गांव में प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, जिस कारण से हम शहर छोड़ नहीं सकते थे और यहीं पे हम रहते थे। शुरुआत में हमने आठवीं तक पास के ही स्कूल में शिक्षा ली। इसके बाद जब 9वीं में एडमिशन लेने के लिए आए तो एक बार हमने फिर से विचार किया कि अब जो है एडमिशन लिया तो लिया कहाँ जाए, क्योंकि उसके बाद हमें डिसीजन लेना होता है कि अब 9वीं किस स्कूल से करें। क्योंकि हम 8वीं तक पढ़ चुके थे प्राइवेट स्कूल में, तो हमें ऐसा लगता था कि हम जो है किसी सरकारी स्कूल से 9वीं और 10वीं की या आगे की उसके आगे की पढ़ाई करें। लेकिन जिस स्कूल से हमने 8वीं की थी, उसी स्कूल के प्रधानाचार्य ने आग्रह किया और हम लोग भी साथ में सब पढ़ा करते थे, तो हम लोगों को कहा कि जो है आप हमारे ही विद्यालय से 9वीं और 10वीं कर लीजिए, हम सारी फैसिलिटी देंगे। तो हम लोग मान गए और हमने जो है 9वीं और 10वीं की पढ़ाई उसी विद्यालय से की। लेकिन शुरू के 4-5 महीने बाद ही हमें यह आभास हो गया कि हमने ये डिसीजन लेके कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि उस विद्यालय में सभी विषय के टीचर रखना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था और वो बस 1 ही 2 टीचर से हम लोगों को पढ़वाते रहते थे, जिस कारण से हमारा किसी तरीके से 9वीं का जो है एग्ज़ाम हमने दिया और पास हो गए। लेकिन 10वीं के जब एग्ज़ाम आया 2010 में, 2010 में जब 10वीं का मैंने एग्ज़ाम दिया तो उतनी अच्छी तैयारी थी नहीं और टीचर का उतना सपोर्ट मिलता नहीं था। स्कूल से हमें इतनी अच्छी से टीचिंग हो नहीं पाती थी, जिस कारण से मैंने जब हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट देखा तो मैं केवल 3 विषय में ही पास था और 3 विषय में फेल हो गया था। अब हमारे पास कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि हम करें तो करें क्या। 2 ऑप्शन थे। पहली बात तो हम जाके स्कूल में बात की कि सर हम ऐसा हो गया और हम फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई को। तो सर ने कहा कि देखो, अब हमारा जो सिस्टम था, मैनेजमेंट था, वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि आपके साथ वाले कई सारे लड़के पास हो गए हैं और हमने आपके बैच के बाद कोई भी 9th और 10th में एडमिशन नहीं लिए हैं, इसलिए हम आपको कहाँ पढ़ाएंगे। आप ऐसा करिए कि आपका जहाँ से संबंधीकरण है वहाँ आप जाके शिक्षा ग्रहण करिए, या जैसे भी हो आप कर सकते हैं।
तो हमारे पास 3 चीज़ें थी, या तो मैं आगे अपनी पढ़ाई रोक दूं और अपनी दुकान करने लगूं, या तो फिर मैं पढ़ूं, किसी पास के ही बबेरू में कोचिंग ले लूं और यहीं पढूं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन था कि जिस स्कूल से हमारा संबंधीकरण था उस स्कूल में जाके मैं अपनी पढ़ाई करूं। और हमारा संबंधीकरण जो था भारत भक्त समाज इंटर कॉलेज बेउंजा में था। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है बेउंजा। अब कुछ हमें सूझा नहीं, तो हमने वहाँ पे जाके पढ़ना उचित समझा। हाई स्कूल में 13-14 साल की उम्र में मैं यहाँ मम्मी की अपनी दुकान बाजार पे सामान रखता। इसके साथ ही 8:30 बजे यहाँ से निकल जाता, 10 बजे बेउंजा पहुँचता। 10 से 1 या 2 बजे तक क्लासें चलती। इसके बाद मैं वहाँ से फिर घर आता था साइकिल से। अब उस समय 13-14 साल की उम्र में हमने इतनी मेहनत की है, क्यों? इसका बस एक ही कारण था कि हमें कुछ करना था। मम्मी हमें मतलब पढ़ाई के लिए रोक नहीं रही थी, कह रही थी कोई बात नहीं बेटा, एक बार फेल हो गए हो, कोशिश करो कि अगली बार पास हो जाओगे और सफल हो जाओगे। हमने भी प्रयास किया, मेहनत किया, और उसमें हमारे सर जो थे उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। वहाँ के जो साइंस टीचर थे शिव प्रसाद जी, वो हमें यहाँ पे बोले कि ठीक है, आपको बबेरू में हम जो है होम ट्यूशन दे देंगे। इंग्लिश वाले सर भी बोले कि ठीक है, हम आपको बबेरू में ही होम ट्यूशन दे दिया करेंगे। हम उन दोनों के यहाँ कुछ दिन तक होम ट्यूशन लिए और साथ में बेउंजा पढ़ाई करने के लिए जाते थे। जब एग्ज़ाम हुए तब मुझे पता नहीं था कि मुझे जो है कितने विषय के पेपर देने हैं। लेकिन जब हमारा एडमिट कार्ड आया उसमें केवल मुझे 3 विषय के ही पेपर देने थे। जिस विषय में मैं फेल हुआ था और जिस विषय में मैं पास हो गया था उस विषय के मुझे दोबारा पेपर नहीं देने थे। मैंने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट देखा और रिजल्ट में मैं पास हो गया। पास तो हो गए और रिजल्ट हमारा 2nd डिवीज़न, हाई स्कूल में 2nd डिवीज़न से 2 बार में पास हुआ। एक बार फेल हुआ, फिर अगली बार मैं 2nd डिवीज़न से पास हुआ था। फिर इसके बाद हमारे सामने फिर 2 चुनौतियां थी कि अब आगे क्या करें। अब आगे करना है, आगे की अगर पढ़ाई करनी है तो किससे करें, या तो प्राइवेट से या तो गवर्नमेंट से। अच्छा, प्राइवेट से पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि हमने अपनी मजबूरियां और ये सब परिस्थितियां देखी थी कि हमारे यहाँ अगर मैं सही से पूछिए तो कभी भी मेरी जो शुरुआती पढ़ाई रही है उसमें मेरा कभी भी बैग फुल नहीं रहा कि सारी किताबें एक साथ मैंने खरीद ली है। थोड़े थोड़े करके किताबें खरीदता था। उस समय हमें लगता है कि पहले से 5वीं तक की पढ़ाई हमें ज़्यादा महंगी लगी है, क्योंकि उस समय किताबें महंगी मिला करती थी। 100-100 रुपए की एक एक किताब मिलती थी। लेकिन उसके बाद कक्षा 6 से और इस आगे की पढ़ाई मुझे सस्ती लगी, क्योंकि थोड़े से पैसों में सारी बुक्स आ जाया करती थी। तो ये सब देखते हुए मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ही अपना इंटरमीडिएट करूं। तो मैंने पास के ही बबेरू में श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा इंटर कॉलेज बबेरू में एडमिशन के लिए प्रयास किया। लेकिन वहाँ पे जो प्रधानाचार्य थे उस समय श्री अनिल सिंह गौर जी, उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा था कि 75% या उसके ऊपर के जिनके मार्क्स हैं उनको ही पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उनका ही एडमिशन होगा। इसके बाद अगर सीटें बचती हैं या ऐसा कुछ होता है, इसके बाद ही बाकी बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, या कोई स्पेशल कंडीशन हो तब उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो अब हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं था। तो हमने प्रयास किया, काफ़ी प्रयास किया, सर के पास गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे नंबर बहुत कम है। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया। तो एक बार मुझे सांत्वना देने के लिए सर ने मेरा रिजल्ट का पेज लिया फोटोकॉपी का, और उस पर पीछे जो है 4-5 क्वेश्चन लिख दिए और उसको तुरंत आंसर देने को कहा। उसमें से मैंने आंसर तो दिए, लेकिन वो शायद संतुष्ट नहीं हुए। तो बोले कि आप हमारे विद्यालय में पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पहली बात तो नंबर कम है, दूसरी बात आप सही से सारे उत्तर के प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए।
मैं काफ़ी उदास था, लेकिन आया और मैं फिर अपने बेवंजा के जो मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था उनसे मैं सारी बात बताई कि सर मैं पढ़ना तो आगे चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं प्राइवेट में एडमिशन करा सकूं और मुझे जो है जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में पढ़ना है। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि आप जो हैं आप जो है नीरज मिश्रा सर के पिताजी से मिल लीजिए। नीरज मिश्रा वर्तमान में हमारे विद्यालय जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में ही टीचर थे, अभी भी हैं, और उनके पिताजी भी उसी विद्यालय में टीचर रहे हैं। तो मैं गया, उनके कहने पे उनके पिताजी से मिला और मैंने कहा सर मैं पढ़ना चाहता हूँ और मुझे जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में एडमिशन चाहिए। उन्होंने फिर अपने बेटे को कहा कि आप जो है विद्यालय जाइए और बोल देना कि मेरे पापा ने कहा है एडमिशन कर दीजिए। मैं गया, नीरज मिश्रा सर से मिला, उनसे सारी समस्या बताई, रिजल्ट दिखाया अपना, लेकिन वो मान गए कि ठीक है बेटा आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो मैं इतना खुश हो गया, मैंने कहा सर मुझे कोई भी सब्जेक्ट दे दीजिए, मुझे मतलब नहीं है, मुझे केवल पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने मेरे सामने ऑप्शन रखा कि ठीक है तुम आर्ट ले लो और ठीक है सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा ठीक सर मेरे लिए सही रहेगा। नहीं, उस समय पे मैं देता रेफरेंस, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शायद मैं इतना जानता नहीं था, या मतलब जैसा भी था उस समय इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं बबीरू में पढ़ा नहीं था। मेरी जो मैंने बताया कि मैं हाई स्कूल बबीरू से 8 किलोमीटर दूर मैंने किसी तरीके से पास किया था। तो उस समय पे मेरी इतनी ना तो पहचान थी, ना मैं किसी को जानता था, ना मैं विद्यालय में जानता था, तो इतना ज़्यादा मेरा था नहीं। तो मैं जिनको जानता था उनका प्रेफरेंस मैंने दिया कि सर आप कर लीजिए। तो उन्होंने मेरा एडमिशन कर दिया और मैं लगभग 15 या 20 दिन उसी आर्ट की क्लास में जाया करता था, क्लास लेता था। लेकिन मेरे साथ ही मेरा एक जो जहाँ से मैंने हाई स्कूल किया था उसी साथ में ही मेरे एक दोस्त था जिसका नाम राकेश यादव था। वो भी उसी कॉलेज में मिल गया मुझे 15-20 दिन बाद। वो मेरे मेरे साथ ही वो भी फेल हो गया था, लेकिन बाद में अपनी वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ाई की थी और किसी तरीके से उसका भी एडमिशन हो गया था। हमने जब देखा तो हमें लगा कि नहीं यार, पूछा, उसने कहा कि मैं एग्रीकल्चर ले लिया हूँ और एग्रीकल्चर में मैं क्लासें करता हूँ। मैंने कहा यार मैं तो आर्ट लिया हूँ। तो अब मुझे लगा कि नहीं यार, हम दोनों लोग जो हैं एक ही साथ अभी तक कक्षा मान लीजिए 1 से 8 तक पढ़े थे, तो इतनी ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता हो गई थी कि हमें लगता था कि नहीं अब इसकी वजह से मैं जो है एग्रीकल्चर लूँगा। मैं गया सर के, नीरज मिश्रा सर के पास फिर से। मैंने कहा कि सर आप मेरा एडमिशन एग्रीकल्चर में कर लीजिए और मैं एग्रीकल्चर पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, पहली बात तो आपके नंबर कम हैं और दूसरी बात आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में दोनों वर्ष बोर्ड एग्जाम होते हैं और आपकी मार्कशीट देख के ऐसा लगता नहीं कि आप एग्ज़ाम पास कर पाओगे। मेरे काफ़ी रिक्वेस्ट करने पे वो मान गए और मुझे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंटर में दे दिया। और एग्रीकल्चर के वो नीरज मिश्रा सर ही उसके क्लास टीचर थे। हम एग्रीकल्चर पढ़ने लगे, सारी बुक्स ले ली, डेली जाते थे। और जिस दोस्त के लिए मैं एग्रीकल्चर लिया था उसका एम था कि मुझे आर्मी में जाना है। तो हमारी इतनी हाइट थी नहीं, इतना कुछ था नहीं ना, हमारा आर्मी का कभी उस तरह सपना रहा है। तो अब उसका सपना अलग था, तो उसके अपने दोस्त हो गए। हम लोग कक्षा 12 में 107 लड़के थे उस टाइम पे। तो उसमें से कुछ उसके दोस्त हुए जो उस आर्मी की तैयारी करते थे, उनका उसने साथ किया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने अपने नए दोस्त बनाए जो पढ़ा करते थे, जो टॉपर थे हाई स्कूल के।
उनके साथ बनाए, उनके साथ अपने एक दो सब्जेक्ट की कोचिंग किया करते थे। मैं भी उनके साथ जाने लगा क्योंकि इतना आइडिया नहीं था, साथ में रह के अपना पढ़ना किसी तरीके से मैंने किया। और जैसे ही 1 साल बीता और हम लोगों के एग्ज़ाम हुए, सेंटर जो है शायद एक बार भभुआ गया था कक्षा 11 में और 12 में मिलाथू गया था। तो 11 के एग्ज़ाम हमने दिए और कक्षा 11 में मैं 107 लड़कों में शायद तीसरा या चौथा स्थान आया था मेरा, मैंने टॉप किया था। तब मेरे क्लास के सारे बच्चे भी हमें पहचानने लगे, टीचर भी जानने लगे और जो है सभी में मतलब ये होगा कि हाँ ठीक है, एक लड़का ऐसा भी है जो पढ़ता है, उसका भी ठीक ठाक नंबर आया है। फिर हमने इंटर भी किया, इंटर भी बहुत अच्छा बना और मेरे इंटर में टोटल 75.5% नंबर आए, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ मैं। इंटर करने के बाद फिर से हमारे पास चुनौती थी क्योंकि मैं बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता था और बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए मुझे यूपी कैटेट एग्ज़ाम होता है उसको पास करना था। लेकिन उसके लिए मेरे सारे दोस्त कानपुर तैयारी करने, क्योंकि हमारा पेपर मार्च में हुआ था और मई में इसका एग्ज़ाम होता है यूपी कैटेट का। मैंने फॉर्म डाल रखा था लेकिन 1-1.5 महीने का समय बचता है। उस समय पे हमारे पास ऑप्शन 2 थे, या तो मैं भी उन सभी के साथ जो है कानपुर जाऊं और तैयारी करूं और 1.5 महीने में कोई यूपी कैडेट एग्ज़ाम पास करके कहीं से बीएससी एग्रीकल्चर कर लूं, और दूसरा ये था कि मैं अपना घर में ही रह के सेल्फ स्टडी करूं। तो मैंने जो है ये चुना कि मैं घर पे ही रहकर सेल्फ स्टडी करूंगा। इसके 2 कारण थे। पहला एक कारण ये था कि मैं अगर घर पे ही रह के तैयारी करूंगा तो मेरे पैसे बचेंगे। दूसरा एक कारण ये था कि उसी समय नवरात्रि का समय रहता है चैतवाली, तो हमारी आय का एक बड़ा स्रोत नवरात्रि के जो यहाँ पे 2 सीजन में मेले लगते हैं उसमें भी रहता है, जिसमें हम 10-20 हज़ार की अर्निंग कर लेते थे। तो वो हमारा जो है एक बचत हो जाती थी कि हाँ ये 9-10 दिन हमने मेहनत किया तो हमारे पास इतनी बचत हो गई, तो इससे इस पैसे को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो हमें लगा कि अगर मैं जाता हूँ कानपुर तो मेरा तो 2 नुकसान होगा, एक तो 4-5 हज़ार 6 हज़ार जितना भी रुपया लगेगा वो चले जाएंगे और जो एक अर्निंग आती है ये भी हमारी रुक जाएगी, क्योंकि कौन लगाएगा दुकान, उसमें एक लोग का तो रहता नहीं, कई लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं गया नहीं, मैंने नवरात्रि कराई, अपनी दुकान कराई, साथ में तैयारी करता था, लेकिन उतनी अच्छी शायद तैयारी नहीं हो पाई। तो फिर मेरी अच्छी रैंक नहीं आई। मेरी अच्छी रैंक नहीं आने का एक ही कारण था, फिर इसका जो मतलब परिणाम था कि मुझे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हार्टिकल्चर किसी भी यूनिवर्सिटी में शायद मिलना संभव नहीं था, ऐसा मुझे लगा पहली काउंसलिंग में। लेकिन ये ज़रूर था जब उस समय पे जो वो था काउंसलिंग लेटर आया करते थे तो ऑफलाइन आया करते थे, और हमारे पास काउंसलिंग लेटर आया, ठीक ठाक रैंक थी, लेकिन इतना नहीं था कि फ्री सीट मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी पे मिल जाती, खास तौर पे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हार्टिकल्चर। लेकिन ऑप्शन ये मतलब ये ज़रूर चांस में था कि मुझे बीटेक एग्रीकल्चर किसी भी यूनिवर्सिटी में आसानी से मिल जाएगी। मैंने मम्मी पापा से बताया, मैंने कहा कि मम्मी मैं करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन 1500-1400 का फॉर्म मैंने डाला है, तो ये ना लगे कि तुमने व्यर्थ कर दिए पैसे अपने, इतने बर्बाद कर दिए। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैंने पेपर तो दिया लेकिन इतने अच्छे नंबर नहीं आए कि कहीं एडमिशन हो सके, पर ये ज़रूर है कि बीटेक एग्रीकल्चर कहीं से हो जाएगा आराम से, हम अगर काउंसलिंग करवाएं तो, पर मुझे लेना नहीं है। तो मम्मी ने कहा नहीं ठीक है, लेना नहीं है, कैसे नहीं लेना है, ले लो, नहीं करोगे क्या, पढ़ाई नहीं करोगे तो करोगे क्या। मम्मी ने पापा से कहा, पापा ने अपने गांव में दादा चाचा लोगों से बात की, कहा कि पैसे कुछ अगर हो जाए, क्योंकि हमें पता था कि यूनिवर्सिटी में फ़ीस जो है लगभग लाखों रुपए 1 साल की लग जाती है, तो इतने तो पैसे थे नहीं। तो पापा ने कहा कि हमें अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ भारी पैसे चाहिए। तो उस समय पे शायद उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी को पढ़ा सकें, वो हम समझ भी सकते हैं। तो फिर उन्होंने मना कर दिया, और मुझे भी हालांकि मन नहीं था मेरा करने का, तो फिर मैंने भी प्रयास नहीं किया।
मैंने कहा ठीक है, इसको छोड़ते हैं, कुछ और करेंगे, नहीं अगले साल फिर से कोशिश करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं होगा। हम शांत बैठे थे। फिर मेरे ही कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं, प्रयागराज में एक डिग्री कॉलेज है, कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज, वो गवर्नमेंट है और वो अपना सेल्फ एग्जाम करवाता है। उस कॉलेज का हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, शायद आ जाए नाम आ जाएगा तो फिर हम लोगों को इतनी फ़ीस भी नहीं लगेगी कि वहाँ की फ़ीस की बहुत कम है। तो फिर हमने कुछ दोस्त और मतलब इकट्ठे किए और साथ में हम गए, प्रयागराज में फॉर्म भरा ऑफलाइन, उस समय पे ऑनलाइन नहीं चलता था, ऑफलाइन फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद हम लोग आ गए और अगली बार फिर जब एग्ज़ाम था उस दिन गए। एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग बबीरू से 107 लड़कों में से शायद 25 से 30 लड़के गए थे, बबीरू से ही। लेकिन वहाँ पे किसी का एडमिशन नहीं हुआ, केवल मेरा ही फर्स्ट कैटेगरी में नाम था। अब मैं खुश तो बहुत था हालांकि कि चलो मेरा ही नाम है और मैं प्रयागराज में जाके पढ़ूंगा, फीस भी कम लगेगी, कितनी अच्छी बात है। अगर मैं यूनिवर्सिटी से करता वैसे तो लाखों रुपए फीस लग जाती, लेकिन मुझे फीस भी कम देनी है और मेरा नाम भी आ गया। लेकिन एक टेंशन भी थी, और हमसे ज़्यादा टेंशन हमारे घर वालों की थी कि अगर ये प्रयागराज जाएगा तो रहेगा कहाँ, क्या खाएगा, किसके साथ जाएगा, कैसे रहेगा। उनको पैसे देने से ज़्यादा टेंशन हमें वहाँ भेजने की थी कि आखिर करेगा क्या, ये कैसे जाएगा। बहुत सारी समस्याएं थी, कोई सलूशन नहीं दिखता था। बस ये था कि अंदर से खुशी बहुत थी कि यार चलो हमारा एडमिशन हुआ है, और सारे दोस्त बोलते थे कि चलो यार तुम्हारा भी सेटल हो गया, कम से कम बीएससी एग्रीकल्चर ऐसे कॉलेज से कर रहे हो जहाँ मतलब फीस भी कम है और एक रिस्पेक्टेड कॉलेज है। हम गए, लेकिन किस्मत की बात अच्छी थी कि मेरे से पहले उस कॉलेज में एक वर्ष मतलब मेरे से सीनियर यानी सेकंड ईयर में एक बबीरू के ही अर्जुन सिंह करके थे लड़के, उनसे मुलाकात हुई। वो पास में ही रहते थे। मेरे दोस्तों ने ही बताया कि उन्होंने ही कॉलेज के बारे में बताया था और हम लोगों का तो एडमिशन हुआ नहीं है, आपका हुआ तो आप उनसे संपर्क कर लो और वहाँ प्रयागराज में वो आपकी सारी व्यवस्था करा देंगे। तो उन्होंने मुझे अपने कमरे पे रखा। हालांकि हम लोग फिर इतना अच्छा हम लोगों की बनने लगी कि हम लगातार 3 साल उन्हीं के कमरे पे गुजार दिए, साथ में मतलब पार्टनर बन के रहे हम लोग। और हमने तैयारी की, साथ में पढ़ते थे, सारे सेमेस्टर एग्ज़ाम थे। उसमें क्या होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर में सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल का कोर्स होता है। तो पहला सेमेस्टर हो उसकी क्लासें चलती हैं, फिर प्रैक्टिकल होता है, फिर मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं और फिर फाइनल एग्ज़ाम ऐसे करके होता है। तो एग्ज़ाम ही चलते रहते हैं, ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। फिर सेकंड ईयर की क्लासें चलने लगती हैं, सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल, मिड और फाइनल एग्ज़ाम, इस तरह सब चलता रहता है। उसमें इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था कि हम किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, लेकिन करते थे। प्रयागराज में थे तो 1-2 कोचिंग थोड़ा बहुत सेल्फ से करा करते थे। लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हमारा ऐसे ही बीत गया। हालांकि हमारे माइंड में चलता था कि हमें बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कोई भी पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि हमारा इतना बजट अलाउ नहीं करता कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। मैं अपने दोस्तों से कहा करता था कि मैं जो है बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया हूँ, इसके बाद मुझे नौकरी ही करनी है, बाकी कुछ नहीं करूँगा। और नौकरी के नाम पे हमारे यहाँ आईबीपीएस करके एफओ का एग्ज़ाम हुआ करता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। वो हर साल जो है अक्टूबर नवंबर में उसका नोटिफिकेशन आता है। आज भी उसी तरह का पैटर्न है। और दिसंबर में प्री होता है, जनवरी या फरवरी में मेंस होता है, और मार्च में इंटरव्यू होता है, और 1 अप्रैल को रिजल्ट आ जाता है। यानी 4 महीने के अंदर हम लोगों के हाथ में एक अच्छी नौकरी होती है, ये हम ऐसा मान के चलते थे। तो हमने थर्ड ईयर से ही केवल बैंक की तैयारी करने लगा था मैं। उसके लिए मैथ, रीजनिंग मेरी सब तैयार थी, इंग्लिश भी मैं द हिंदू न्यूज़पेपर और कोचिंग 1-2 इंग्लिश की किया करता था वहीं प्रयागराज में ही। जब मेरे माइंड में था ही कि मुझे आगे अब पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं चलो ठीक है, कहीं से तो नहीं करनी है, लेकिन कुलभास्कर से जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहीं से एमएससी का फॉर्म डाल देंगे,
क्योंकि एमएससी अगर हो जाएगा तो कर लेंगे। तो मैंने इतनी अच्छी तैयारी की नहीं थी, मैं केवल कंपटीशन की तैयारी करता था, क्योंकि मुझे आईबीपीएस देना था दिसंबर वाला, तो मैं उसी की तैयारी करता था। तो इतनी अच्छी जब तैयारी थी नहीं, मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब मैं वेटिंग लिस्ट तक में मेरा नाम नहीं था, वेटिंग लिस्ट में नहीं था। और मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो जो है नौकरी लेनी है, मैं दिसंबर की जो आईबीपीएस वाला होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करता हूँ, उसी में करता रहूँगा। मैं करता रहा, एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम मैंने दिया, और दिसंबर शायद 26 या 27 दिसंबर को एग्ज़ाम होता है उसका, और 13-14 जनवरी के आसपास उसका प्री का रिजल्ट आ जाता है। मैंने प्री का रिजल्ट देखा अपना, तो सभी में मैं क्वालिफाई था। और फाइनल जो उसमें ये होता है कि मतलब पहले सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ क्वालिफाई करनी होती है, फिर इसके बाद ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करनी होती। तो मैंने ओवरऑल तो कर ली थी, सब्जेक्ट में इंग्लिश में 0.25 नंबर से मैं मेरिट आउट हो गया। अब जब मैं मेरिट आउट हो गया और दिसंबर, इसके बाद मेरे पास वहाँ प्रयागराज में रुकने का कोई ठोस कारण बचा नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब जब कोई ठोस कारण है नहीं, तो मैं प्रयागराज में रुक के अपने मम्मी पापा का पैसा क्यों बर्बाद करूं। तो मैं घर आ गया, जनवरी में ही, लास्ट जनवरी तक मैं अपने घर आ गया, और मैंने सोचा घर से ही तैयारी करूंगा। लेकिन मेरे घर आने का डिसीजन मान लीजिए इतना खतरनाक था या बेकार था, जो भी था, कि मैं परेशान रहने लगा, डिप्रेशन में चला गया। मेरा जनवरी या फरवरी से लेके और मई तक का समय इतना बेकार गुजरा कि मान लीजिए हम जिंदा थे, एकदम मर मर के जी रहे थे डेली। हमें लगता था कि बताओ, हमने 1 साल बर्बाद कर दिया, और हम 4 साल अपनी पढ़ाई के बर्बाद किए, और आके आज घर बैठे हैं। आखिर मैंने किया तो किया क्या, क्या हासिल किया। मैं प्रयागराज में 5 साल 4 साल रुका, उसके बाद मुझे मिला क्या। मैं अगर ऐसे ही खाली हाथ घर आ गया, तो मैंने किया क्या जीवन में, मतलब मेरे लिए कुछ कहने को शब्द ही नहीं थे। तो बस डेली सोच सोच के सारा दिन, और मतलब एकदम मर मर के जीता था। और 4 महीने काटना मेरे लिए इतना ज़्यादा कठिन हो गए कि ऐसा लगता था कि मैंने 4 जन्म काट लिए, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो गया था। मैं दुकान में जाता, हालांकि बैठा रहता था, बाजार लगाता साथ में, मतलब मम्मी से सामान वामान लेने आना, जो भी रहता था सारा करता था, लेकिन उतना मन अंदर से टूट चुका था। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे जो है बाहर रहना है, किसी भी तरीके से मैं बाहर रहूँगा। मैं फिर से एक बार जाऊँगा प्रयागराज, और प्रयागराज या कहीं भी जाऊँगा, मैं बाहर रहूँगा, यहाँ नहीं रहूँगा। कंपटीशन की तैयारी करता था, साथ ही मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए आईबीपीएस के साथ, एसबीआई पीओ क्लार्क, ये बैंक के एग्ज़ाम दिए, एनएससी के एग्ज़ाम दिया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम दिया, एनएफएल दिया, आईएफको दिया, और राजस्थान, दिल्ली, बहुत सारे एग्ज़ाम, बहुत सारे स्टेटों, मध्य प्रदेश के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ करते थे। एक बार मैंने यूपीएससी भी दिया था, उसमें भी मैंने सोचा, पीसीएस का भी मैंने एक बार दिया था। मतलब मैं लगभग 30 से ज़्यादा एग्ज़ाम इस टाइम में मैं टोटल दे चुका हूँ। अब आप समझिए कि मतलब कितने सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन किसी में किसी तरीके से, किसी में किसी तरीके से बस मेरिट आउट हो जाता था, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था। तो तमाम सारी दिक्कतें थी, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि अगर मुझे बाहर रुकना है, तो मुझे किसी तरीके से किसी स्कूल या संस्थान का सहारा लेना पड़ेगा, कॉलेज का। क्योंकि मैं इतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी कि मेरे मम्मी पापा मुझे केवल तैयारी के लिए अलाउ कर दें कि ठीक है तुम बेटा तैयारी करो जाके, और ठीक है करते रहो, हम पैसा देते रहेंगे। ऐसा कुछ था नहीं, मैं खुद भी ना पढ़ पाता। मुझे ये था कि मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है, उस सहारे के लिए मैंने चुना कि मैं फिर से एक बार तैयारी करूँगा अपने, और कुल भास्कर आश्रम पीजी कॉलेज से ही मैं एमएससी करूँगा। मैंने जी जान लगा के फिर से एक बार फिर मेहनत की, सिर्फ एडमिशन लेने के लिए, और किस्मत से मेरा एडमिशन इस बार मतलब फ्रेश लिस्ट में वहाँ पर फिर से नाम आ गया मेरा। मैंने काउंसलिंग कराई, और काउंसलिंग कराने के बाद मुझे एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सब्जेक्ट मिला। अब एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन था, और
मैं इस बार गया और साथ में मेरे यहीं के बवेरो के ही 2 दोस्त और थे जिनका एडमिशन हो गया था। तो टोटल हम 3 नहीं 4 दोस्त यहाँ बांदा जिले से हम लोग 4 लड़के हो गए थे वहाँ पे एमएससी करने वाले करंट में। तो उनका कुछ साथ मिला, तो हम सब ने ये तय किया कि इस बार हम लोग हॉस्टल में रहेंगे। पहले हम 4 साल बाहर ही रुके थे, लेकिन इस बार हमने तय किया कि सब लोग हम हॉस्टल पे रुकेंगे। अब हॉस्टल पे आए, सब मित्र मंडली हुई, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक सब चलता रहा किसी तरीके से। 1 साल कट गए और उसी समय पे हमारा एमएससी जो है 18 से 20 में हुआ है, तो कोविड-19 भी आ गया। 19 रहा है, मैंने एग्ज़ाम राजस्थान और 1-2 एग्ज़ाम स्टेट के दिए, लेकिन शायद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि अभी इतना बड़ा डिप्रेशन झेल ही लिया था, और उसी समय शायद दिसंबर या जनवरी में कोविड आया था, जब भी कोविड-19 शुरुआत हुई थी, और इसके बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन जब लगा उस समय पे हम लोग कुछ लड़के ऐसे थे जो हॉस्टल पे ही थे। पहले तो बहुत सारे लड़के थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक ऐसी योजना बनाई कि उसमें जो ऐसे शहरों में लड़के फंसे हुए हैं उन लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो हमें भी ऑप्शन था कि आप चले जाइए, आपको घर जाना हो। तो हमने सोचा शायद इतना दिन लॉकडाउन नहीं रहेगा और हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें घर नहीं जाना है, हम रहेंगे। दूसरी बात, हमें एक ये डर भी था कि हम अगर घर में जाएं और खुदा न खास्ता हमें कोरोना हो, तो मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी प्रभावित होंगे। तो इसलिए मैंने घर जाना उचित नहीं समझा, और मैं और कुछ मेरे साथ के दोस्तों के साथ में हम लोग हॉस्टल में ही रुके हुए थे। हॉस्टल में रुके हुए थे। हॉस्टल में जब हम लोग रुके थे, तो वहाँ के हॉस्टल वार्डन राजकुमार त्रिपाठी जी थे। उन्होंने हम लोगों की एज ए गार्जियन, मतलब एकदम माता पिता की तरह देखभाल की हमारी। रोज़ सुबह शाम पूछने आते हैं, हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और हम लोगों को पूछते पता करते कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी सामग्री की आवश्यकता हो तो हमें बेझिझक कॉल करना। और हमारा कॉलेज प्रशासन भी हम लोगों को उस समय पे सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराता। दोनों टाइम जो है, दोनों टाइम पे सैनिटाइज होता रूम सुबह शाम, और पूरी गली सैनिटाइज होती। हम लोगों का सैनिटाइजर पूरा उपलब्ध कराए, खाने पीने की सारी सामग्री फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कॉलेज प्रशासन और राजकुमार त्रिपाठी जी वहाँ के हॉस्टल वार्डन, उन्होंने पूरा सहयोग किया हम लोगों को, और बोले कि ठीक है आप लोग रुकिए जब तक रुकना चाहते हैं। जब आगे इसी तरह कंटिन्यू होने लगा लॉकडाउन, एक हफ्ते के बाद इसी तरह 1 2 3 4 फेज में बढ़ने लगा कि आगे भी चलेगा, तब हमें चिंता हुई और हमें परेशान हो गए, थोड़ा सा बीमार भी हो गए। तो हमें लगने लगा कि अरे अब क्या करेंगे, हमें भी खांसी वांसी आने लगी थी थोड़ा सा। तो हमें लगा कि अब हम घर चले जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो राजकुमार त्रिपाठी जी उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको घर जाना हो तो मैं आपको अपनी 4 व्हीलर से आपके घर तक छोड़ दूंगा सेफली, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर से हमने मना कर दिया कि नहीं सर, कोई बात नहीं, आप इतना बोल दिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे, जब खुलेगा तभी जाएंगे। फिर लॉकडाउन खुला, हम घर आए। घर आने के बाद भी हमें दिमाग में टेंशन थी कि ऐसा ना हो कि कहीं हमें कोविड हो और हम घर वालों को भी मतलब पॉजिटिव कर दें। तो हम 14-15 दिन तक घर में ही क्वारंटाइन थे, होम क्वारंटाइन रहें। जब सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, ऐसा कुछ नहीं था कि सब सही था भगवान की दया से, तो फिर हम बाहर आए, सबसे मिले, बात किए, और फिर एग्ज़ाम हम लोग के आ गए। अब मैंने एग्ज़ाम दिया अपना एमएससी का। एमएससी भी हमारा शायद 75 या 74% मार्क्स के साथ हाँ, फर्स्ट डिवीज़न 74% मार्क्स के साथ जो है मेरी बीएससी थी, और एमएससी जो है 76% मार्क्स के साथ नंबर के साथ जो है वो भी फर्स्ट डिवीज़न एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन थी। अब
अक्टूबर नवंबर में हम ये लोग हमारा था थीसिस सबमिट होना था एमएससी का। उसमें भी सेमेस्टर वाइज था हमारा एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, चारों में हमें मतलब पढ़ना था, और आखिरी सेमेस्टर में हमारा थीसिस से 6 महीने का थीसिस वर्क था। वो चीज़ हम सबमिट करते करते हमें अक्टूबर नवंबर हो गया था, और हम जून से ही हमारे मन में ऐसा चलता था कि हम यार आगे नौकरी मिल नहीं रही है, तो हम घर चले जाएंगे तो डिप्रेशन पे हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक बार अपना डिप्रेशन देख चुके थे। तो मुझे लगा कि नहीं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का सहारा लेकर ही मैं जब तक बाहर हूँ तो रहूँगा, नहीं तो मैं अगर घर गया तो मैं बेकार हो जाऊँगा, किसी काम का नहीं रहूँगा। तो मेरे सामने 3 विकल्प थे, या तो मैं किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करता, या तो बीटीसी करता, या बीएड करता। मैंने बीटीसी करना उचित समझा नहीं, पीएचडी के लिए हमारे पास पैसे थे नहीं, और बीएड करना उचित समझा। बीएड इसलिए उचित समझा क्योंकि बीएड अगर मैं कर लेता तो उस समय पे जब हम बीएड कर रहे थे उस समय पे प्राइमरी में बीएड वाले एलिजिबल थे, तो मुझे ये था कि मैं प्राइमरी का टीचर बन जाऊंगा, और जूनियर में भी बीएड वाले एलिजिबल थे, तो ये भी था कि जूनियर का भी मैं मतलब फॉर्म भर सकता हूँ, तो मेरे लिए दोनों रास्ते खुले हैं। इसके बाद हम अगर बीएड करें हैं तो हम लोग टीजीटी का भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो पहली से लेके 10वीं तक का मास्टर मतलब मैं बीएड अगर करता हूँ तो मैं फॉर्म डाल सकता हूँ तीनों में। तीनों में मैं किसी में भी मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ एज ए टीचर। और मैंने एमएससी कर रखी थी तो मैं पीजीटी का भी फॉर्म डाल सकता था, पीजीटी में भी एलिजिबल था। और जब मैं एमएससी कर रहा था उस दौरान मैंने नेट की भी तैयारी की थी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से, तो मुझे ये था कि अगर मेरा नेट क्वालिफाई हो गया तो मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एज ए गेस्ट टीचर पढ़ा सकता हूँ, या उसके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वर्तमान में लोक सेवा आयोग से जो वैकेंसी आती हैं उस पर पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। केवल आपके पास एमएससी या पीजी हो और साथ में नेट क्वालिफाई हो तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ये था कि अगर मैं बीएड करता हूँ तो मैं प्राइमरी से लेके और प्रोफेसर तक का मतलब सफ़र कर सकता हूँ एज ए टीचर। तो मैंने इस सोच के साथ तैयारी करने लगा। मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर लूँगा, और हमारे उत्तर प्रदेश में बीएड की कुल 2 लाख सीटें हैं। 2 लाख सीटें हैं, उसमें से मात्र 10,000 सीटें गवर्नमेंट की हैं, बाकी 1,90,000 सीटें प्राइवेट कॉलेजों की हैं। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस लाखों रुपए होती है, हमारे पास लाखों रुपए थे नहीं, और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस ना के बराबर होती है। तो हमें ये था कि किसी तरीके से कहीं भी प्रदेश में हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाए, हमारी इतनी रैंक आ जाए कि 10,000 के नीचे अगर रैंक आएगी तो हमें कहीं भी कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो साथ में ही जब हमारा एमएससी चल रहा था फाइनल, तो उसी के दौरान हमने तैयारी की और एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद रैंक जो ठीक ठाक आ गई। कैटेगरी रैंक जो है 4,000 के आसपास थी, और ओवरऑल रैंक जो है 8 या 9,000 के आसपास थी। तो ये तो था कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब कौन सा मिलेगा ये भी भरोसा पता नहीं था, तो हमने रिस्क ना लिया और प्रदेश की जितने भी गवर्नमेंट सीटें थीं वो सभी फिल कर दी, कि मतलब कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं डाला। प्रदेश के 75 जिले में जितनी भी गवर्नमेंट सीटें थीं सबकी फिल किया और काउंसलिंग कराया। तो किस्मत से हमें हमारी पहली चॉइस पंडित जैन कॉलेज बांदा मिल गया। हम जाके एडमिशन लिए, वहाँ से बीएड किए, और उसी समय पे हमारा लोक सेवा आयोग एक नोटिफिकेशन निकाला था जिस पे हमें ये था कि हम तैयारी इसकी करेंगे। पीसीएस जो है 2020 उसी लास्ट महीने में आया था, तो ये था कि इसकी तैयारी करेंगे।
प्रयागराज से रूम छोड़ के बांदा आ गया। बांदा में तैयारी भी करने लगा और अपना बीएड भी करने लगा। बीएड का टीचिंग लगी हमारी जो है बजरंग इंटर कॉलेज में, हम 1 महीना टीचिंग किए। टीचिंग करने के बाद शायद मई या जून में फिर से कोविड रफ्तार पकड़ने लगा था। उसके पहले मेरा जो है एग्ज़ाम था लोक सेवा आयोग का, प्री एग्ज़ाम था, मई में डिसाइड था। और उसके पहले मैंने राजस्थान फरवरी में दिया था जाके, और एनटीपीसी हमारा मार्च या अप्रैल में ऐसे एनटीपीसी भी लगा था जिसका सेंटर भोपाल था। और मैं सोचा कि मैंने आज तक 30 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हैं, किसी में मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूं जिसकी वजह से मेरा जो है फाइनल सिलेक्शन हो, और मैं बार बार भटक जाता हूं, कहीं एग्ज़ाम देता हूं, किसी में होता नहीं है, तो मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा। जिस वजह से मैंने एनटीपीसी एग्ज़ाम छोड़ दिया, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी थी नहीं। मैंने एक एनटीपीसी एग्ज़ाम नहीं मतलब देने गया मैं, और केवल 1 महीने बाद मेरा लोक सेवा आयोग का प्री एग्ज़ाम था, मैं उसकी तैयारी करने लगा। किस्मत से हमारा एग्ज़ाम किसी अपरिहार्य कारणों से जो है स्थगित होकर 1 महीना और लेट हो गया, तो हमें और तैयारी के लिए मौका मिल गया। हमने तैयारी की और एग्ज़ाम दे के आए। एग्ज़ाम दे के बढ़िया एग्ज़ाम, इतना अच्छा तो नहीं हुआ कि मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस तो देखिए कभी नहीं होता है। आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो कभी आपको कॉन्फिडेंस होगा नहीं कि नहीं, क्योंकि इतने सारे लड़के होते हैं, किसके कितने नंबर आए कौन जानता है। वो तो रहता है कि चलो ठीक है हम एग्ज़ाम दे के आए हैं, कट ऑफ से तो अच्छे हैं, लेकिन अब देखिए फाइनल सिलेक्शन कितना होता है या नहीं होता है। इसी तरह संशय था। तो इसी संशय में शायद जून में एग्ज़ाम हमारा प्री हुआ था, और 1 सितंबर को रिजल्ट आया था इसका प्री का। और 26 अक्टूबर को हमारा मेंस एग्ज़ाम उसी समय प्री का रिजल्ट आया, और दूसरे तीसरे दिन एक नोटिफिकेशन और आ गया कि आप प्री एग्ज़ाम के बाद मेंस का मतलब फॉर्म फिल करिए, और आपके मेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल आ गया कि इतने हमारा सितंबर में रिजल्ट आया था, नवंबर में शायद, हाँ नवंबर में 26 नवंबर से एग्ज़ाम मेंस चालू थे। तो हमारे पास जब हमारा प्री का रिजल्ट आ गया था, उसी समय पे मैं धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू कर दिया था। इसका कारण ये था कि थोड़ा सा जून जुलाई के समय पे कोविड रफ्तार पकड़ने लगा था। जब रफ्तार पकड़ने लगा तो हम लोगों के पेपर ये हुआ कि स्थगित हो जाएंगे, हम लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं होगा। तो हमें काफ़ी समय मिल गया, हम साथ में अब क्या करते हैं, कोई समय था नहीं, कोई एग्ज़ाम थे नहीं, तो हमने मेंस के धीरे धीरे अपना नोट्स बनाना चालू कर दिए। इसी बीच में जब प्री का पेपर दे के आए और कोई एग्ज़ाम थे नहीं, बीएड एग्ज़ाम देना नहीं था, तो केवल ऑनलाइन क्लासें चलती थीं। ऑनलाइन क्लास में अतुल सर हैं, और हमारे ओमकार चौरसिया सर थे, और उषा रानी सेन मैम थी। ये लोग क्लास लिया करते थे, और नाग सर, ये 4 मतलब क्लास लेते थे। सुबह 10 बजे से लेके 1-2 बजे तक लिया करते थे ऑनलाइन जूम पे क्लास। और क्लास ले मतलब अटेंडेंस दे के हम लोग साइलेंट करके मोबाइल रख देते थे, और बाकी अपना काम करते रहते थे। ये हमारी चोरी थी, और शायद इसी का परिणाम था। हमें तो ऐसा लगता है कि कोविड सभी को नुकसान मतलब पहुँचाया है, कहीं ना कहीं सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन हमारे लिए पर्सनल इसने जो है फ़ायदेमंद, मतलब हमारे लिए कोविड-19 जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि इसी में हमें तैयारी के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त मिल गया। हमने अच्छे से तैयारी की थी, 50% मेरा सिलेबस कवर हो गया था। और जब सितंबर में प्री का रिजल्ट आया, मेंस का शेड्यूल डिसाइड हुआ, तो हमें फिर 50% ही मेहनत करनी पड़ी, और हम गए कॉलेज सेकंड ईयर की क्लास करने। तब तक कोविड भी शांत हो गया था, कुछ दिन ही गया था। इसके बाद मैंने सर से कहा कि सर उसमें अतुल सर थे, जहाँ बीएड करता था वहाँ पे, वो उन लड़कों से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते थे जो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दिया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये लड़के केवल बीएड की सीट बर्बाद करने आते हैं, इन्हें अगर बीएड नहीं करना है तो ये लोग एडमिशन ना लें, किसी और के काम आएगी, क्योंकि
बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो बेकार हो जाता है। तो उसी समय उसी दिन एक लड़के का जो है फायरमैन में सिलेक्शन हुआ था। तो फायरमैन में सिलेक्शन हुआ था, उसने सर से बात की और बोला कि सर जो है मैं बीएड छोड़ना नहीं चाहता हूँ और आप हमारा करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो या तो तुम नौकरी छोड़ दो या तो बीएड छोड़ दो। तो उसने कहा कि ठीक है सर मैं बीएड छोड़ देता हूँ। बीएड छोड़ दिया। तो उसी की चर्चा चल रही थी कि देखिए ऐसे लड़के बर्बाद कर देते हैं सीट को। तो उन्होंने सर ने पूछा कि और कोई ऐसा लड़का है जो बीएड छोड़ना चाहता है। तो क्लास में किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने अपना हाथ खड़ा किया। मैंने कहा यस सर। बोले कि हाँ आप बताओ आप कहाँ जाना चाहते हो। मैंने कहा सर मेरा लोक सेवा आयोग में प्री एग्जाम क्वालिफाई हो गया है और मैं हो सकता है कि इस साल के लास्ट तक छोड़ दूंगा अपना बीएड। कहें ठीक है, अच्छा होगा जो ऐसे लड़के जो है चले जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। उस दिन से मैंने पूरा बोरी बिस्तरा इकट्ठा किया और आके अपनी तैयारी करने लगा। और मैं क्लास करने नहीं जाता था। पूरा टीचिंग माइक्रो टीचिंग होती है वो पूरी ख़त्म हो गई। फाइनल टीचिंग जब हम लोगों का लगती है 4 महीने की, सेकंड ईयर में 4 महीने की टीचिंग होती है। उसमें 1 महीने में लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो 2 विद्यालय लगती है, एक निम्न 2 विद्यालय में 25-25 लड़कों में लगा करती थी टीचिंग। अब टीचिंग का समय आ गया और मैं स्कूल जा नहीं रहा था 1-1.5 महीने से। तो ओमकार चौरसिया सर ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके बोले कि बेटा देखो आप लोग को तैयारी के लिए समय नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ बीएड जो करते हैं उनको केवल पेपर के लिए समय तो दिया जा सकता है और इस तरह तैयारी करने के लिए समय नहीं दिया जा सकता। अगर आप 2 दिन के अंदर नहीं आते हैं तो आप बीएड नहीं कर पाएंगे। मैंने सर से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में तो था कि मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि इतने दिन से मेरा एम नौकरी है और नौकरी मिल नहीं रही, पढ़ाई होती जा रही है। मैं गया नहीं, अपना एग्ज़ाम तैयारी करता रहा। फिर उसी समय पे 1-2 शादियाँ पड़ी, शादियाँ भी मैं अटेंड नहीं किया। मैंने भी नहीं अटेंड किया और हालांकि मेरे मम्मी पापा भी सपोर्ट कर देते हैं तो कुछ नहीं किया। मैं मेंस एग्ज़ाम दिया। मेंस एग्ज़ाम देने के बाद जिस दिन मैं वहीं से डायरेक्ट बांदा के लिए प्रयागराज में मेरा मेंस एग्ज़ाम हुआ था। मेंस एग्ज़ाम देने के बाद मैं घर नहीं आया, सीधे मैं बांदा गया। बांदा में मैं सर से मिला। मेरा स्कॉलरशिप का फॉर्म भी नहीं जमा हुआ था सेकंड ईयर का। तो मैं सर से बात किया, मैंने कहा सर मेरा स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा डांट लगाई और बोले कि देखो अभी तक तुम क्या करते थे। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया और सॉरी वॉरी बोल के किसी तरीके से मैंने कहा ठीक है सर आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मैं पूरा जब तक बीएड करूंगा तब तक पूरी क्लासें 100% करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है स्कॉलरशिप नहीं आता है अगर आपकी तो आपकी गारंटी होगी। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, सर ने तो माफ़ कर दिया और मेरा जो भी होगा मैं अपना एडमिशन, मेरा ऐसा नहीं हुआ नाम कट जाए बीएड से। मैं अपनी माइक्रो टीचिंग हो चुकी थी, लेसन प्लान बनाने थे, 4-5 लेसन प्लान बन चुके थे। मेरा लेट से शुरू हुआ, मैं लेट से अपना लेसन प्लान बनाने लगा। शायद उसमें 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं। मेरा 16 लेसन प्लान के आसपास मेरे कंप्लीट हुए थे। डेली हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, रोज़ सुबह से शाम तक 9 बजे से जाके 3 बजे तक क्लास लिया करते थे। एक अच्छा साथ में पढ़ाया करता था। तो सर डेली आके जो है उस पर देखते थे। अतुल सर की हमारे साथ ड्यूटी लगी थी तो वो डेली आके उस पर कमेंट किया करते थे कि आपका ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं है। हमने किसी तरीके से चलो ठीक है कोई बात नहीं, और माइंड में ऐसा था कि हमारा जो है जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा और मैं जो है बीएड छोड़ दूंगा, ऐसा रहा करता था। लेकिन किस्मत देखिए कि जनवरी फरवरी बीत गया, रिजल्ट का कोई नाम पता नहीं था कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। अब मेरी इधर टीचिंग कंप्लीट हो गई और 3 महीने की हम लोगों को शासकीय विद्यालय निम्नीपार में टीचिंग करने के लिए लगा दिया गया। अब हम ये सोचते थे कि अभी रिजल्ट आ जाएगा तभी आ जाएगा, अब रिजल्ट आ नहीं रहा था। तो हमने किसी तरीके से मतलब सोच के कि चलो जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम बीएड ही करते हैं। मैं वहाँ टीचिंग पूरी 3 महीने अपनी कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद तब भी रिजल्ट नहीं आया। मार्च बीता, अप्रैल बीता, अब परेशानी भी होने लगी थी कि लो रिजल्ट नहीं आ रहा, 4-5 महीने हो गए। अब रिजल्ट फाइनल जो रिजल्ट आना था वो हम लोगों को, मैं घर आ गया था मई में, 24 मई को मेरा रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आया जिस पे मेरा नाम था। मेरे
मेरा एक जूनियर था, उसने कॉल करके सबसे पहले उसी ने रिजल्ट देखा। उसने कॉल करके मुझे बताया कि सर आपने रिजल्ट चेक किया? मैंने कहा हाँ यार मैंने तो अभी चेक नहीं किया है, चेक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सर चेक करिए और बताइए आपका हुआ है कि नहीं। मैंने चेक किया और मैं देखा उसमें मेरा नाम था। फिर मैं कई बार उससे कहा कि आप जो है यार मेरा रोल नंबर चेक कर लो, मेरा नाम मिला लो। उन्होंने कहा सर आपका चयन हो गया है और आपको बधाई हो, और आप जो है आइए आप मिलिए हमसे। मैं बहुत खुश था। उस दिन मैं घर पे ही था, तो सबसे पहले मैं मम्मी के पास गया। मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी मेरी नौकरी लग गई। उस दिन मम्मी के मैंने आंखों में आंसू देखे, और वो आंसू खुशी के थे। किस्मत हमारी इतनी वो थी कि उस दिन थोड़ा सा मम्मी मुझसे नाराज़ थी। नाराज़ इसलिए थी पता नहीं किसी बात को लेके नाराज़ थी। तो वो जो छत पे ऐसे बैठी थी और मैं अंदर नीचे पढ़ाई कर रहा था। मैं दौड़ के गया, मम्मी से बोला मम्मी मेरी नौकरी लगी। मम्मी ने कहा सच बताओ, और रोने लगी, और वो खुशी के आंसू थे। फिर मैंने पापा को बताया। पापा इतना समझते नहीं थे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पापा बोले कि मत बताना किसी को, जब तक तुम्हारा फाइनल ना हो जाए किसी को मत बताना, किसी को जानकारी ना देना। मैंने कहा कि पापा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा चयन हो गया और हमें कोई हटा नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन पापा बोले नहीं ठीक है तुम मत बताना, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक सर पापा। फिर मैं अपने परिवार में बताया, मौसियों को बताया, अपने घर परिवार में सभी को, जिन जो हमारे क्लोज में थे सभी को जानकारी दी। और हमने ये कहा कि ठीक है अब हमारा चयन हो गया है। तब हमें थोड़ा सा ये शांति हुई कि चलो किसी तरीके से अब जब हो ही गया है, मई ख़त्म ही हो गई। फिर जब 24 मई को रिजल्ट आया और हमारा डीवी लगा दिया गया, 1 जून को हमारा डीवी लगा दिया गया। केवल 1 हफ्ते का समय दिया गया। अब 1 हफ्ते में मुझे मेरी मार्कशीट, डिग्री जो है प्रयागराज में कुछ जमा थी, सारे डॉक्यूमेंट तैयार नहीं थे, तो मैं भाग दौड़ करने लगा। मैं उसी दिन अपने ग्रुप में डाल दिया कि सर मेरा चयन हो गया है। तो सभी ने बधाई दिया और सब खुश थे कि चलो तुम्हारा चयन हो गया। तुम कह भी रहे थे कि मैं बीएड छोड़ दूंगा, लेकिन अभी इतना दिन बाद रिजल्ट आया है तो आप बीएड भी कर लिए हैं। अब तो केवल एग्ज़ाम देना है और आपका जो है नौकरी भी लग गई। मैं ठीक है बोला। अब मैं सारे डॉक्यूमेंट तैयार किया, मेरे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो भी तैयार हो सकते थे मैंने तैयार किए सारे डॉक्यूमेंट, और डीवी कराने के लिए मैं गया। मैंने डीवी कराया, सक्सेस हो गया। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ज्वाइनिंग शायद हमारी महीने 2 महीने बाद हो जाएगी। मैं थोड़ा सा खुश था और मुझे ये था कि बीएड का भी एग्ज़ाम अगर हो जाएगा तो बीएड भी मिल जाएगा। बीएड का एग्ज़ाम मेरा शायद सितंबर में या अगस्त या सितंबर के आसपास जब भी हुआ था, उसी समय बीएड एग्ज़ाम हो गए और ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं था। जून में रिजल्ट आया, जून में डीवी कराया और इसके बाद ज्वाइनिंग, पूरा बीएड एग्ज़ाम भी दे दिया। उसके बाद भी सितंबर अगस्त सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, लेकिन ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं था। तो हम डिप्रेशन पे भी रहते थे। अच्छा जहाँ जहाँ बता चुके थे वो लोग भी मुझे, मेरे मम्मी पापा को, परिवार को सब कहा करते थे कि ठीक है आपने सही तो कहा है ना, चयन हो गया। उन्हें अब हम किसको जवाब दें। सब लोग कहने लगे यार इतने दिन हो गया है और जिसको मिलना होता है तुरंत मिल जाती है, आप कैसे बोल रहे हो कि हमारा चयन हो गया है, ये अभी तक नहीं दिए हैं, सरकार है वो क्या पता कब तक लटका दे। तो हम परेशान होने लगे। हमें लगा कि अरे यार अब क्या करें, अब तो मैंने कहीं रिजल्ट को डिस्क्लोज करके गलती तो नहीं कर दी। फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, कभी ना कभी तो देगी सरकार है, जब टाइम आएगा दे देगी। इसके बाद मेरा रिजल्ट, बीएड का रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट में मैं जो है फर्स्ट डिवीज़न बीएड जो है मेरा कंप्लीट हो गया। उतने अच्छे नंबर नहीं थे लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में बीएड कंप्लीट कर दिया अपना। बीएड एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था और रिजल्ट का कुछ पता नहीं था। उसी समय पे एक और लड़का था मेरे साथ में ही, मेरे साथ बीएड करता था। हमारा डीवी हुआ था जून में और उसका रिजल्ट आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में उसका हुआ था। उसने एमएससी की थी। एमएससी के बाद जो है नेट उसका क्वालिफाई था, उसका क्वालिफाई था, तो उसने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई करने के साथ साथ ही वो अपनी बीएड करता था। तो उसका फाइनल रिजल्ट जो है
जुलाई में आया था, जून लास्ट जून में आया था। और उस लड़के की ज्वाइनिंग जो है जुलाई या अगस्त के आसपास जो है उसको कन्नौज का जिला मिला था, उसकी ज्वाइनिंग हो गई। असिस्टेंट प्रोफेसर उसने कन्नौज डिग्री कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। और हमसे बाद में रिजल्ट आया 1 महीने बाद, और उसकी ज्वाइनिंग हमसे पहले हो गई। तो हम और ज़्यादा चिंतित थे कि लो अब हमारी ज्वाइनिंग हो नहीं रही है, और हम करें तो करें क्या। लेकिन 1-2 बार हालांकि हम गए भी, थोड़ा सा प्रयास किया कि नहीं हमारी ज्वाइनिंग जल्दी कराई जाए, लेकिन कुछ इसका फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर मैं अपने ननिहाल चला गया घूमने के लिए। ननिहाल मतलब बगैया कटनी ज़िला में है, तो वहाँ गया था। और हम लोगों को शायद 15 दिसंबर को हमारा ये आया कि आप लोगों को ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जो है लखनऊ में होना है। और 13 तारीख को शाम को हमें जीमेल आता है कि आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब 13 को शाम को आता है, और 14 तारीख को दोपहर में हमें कॉल आती है कि आपको 15 तारीख को लखनऊ आना है। अब 1 दिन का समय और इतने दूर से लखनऊ पहुंचना संभव तो था नहीं। हमने बताया कि सर ऐसा तो हो नहीं पाएगा, वो कैसे आए, हम तो इतना दूर हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, हो सके कोशिश करो आ जाओ, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, जैसा भी होगा मिलेगा तो है, कहाँ जाएगा। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने दोपहर में ही ट्रेन देखा, कोई ऐसी ट्रेन रिजर्वेशन कुछ था नहीं। मैं ऐसे ही मुंबई से जो बिहार जाती थी उस ट्रेन में मैं बैठ गया। और बैठने के बाद मैं वहाँ से बैठ गया शंकरगढ़ तक, उस ट्रेन से आया। और वो जो है प्रयागराज ना जाके छेवकी से बिहार के लिए कट जाती हैं। तो मैं शंकरगढ़ में खड़ा रहा। शंकरगढ़ में एक रीवा करके, रीवा से नई दिल्ली के लिए ट्रेन आती है, उसका इंतज़ार किया। उस ट्रेन से बैठ के मैं कानपुर गया। कानपुर में मैं शायद 1-2 बजे जितने बजे पहुंच गया था। अब कानपुर से मुझे लखनऊ जाना था, लखनऊ के लिए कोई साधन था नहीं। और 4 बजे एक ट्रेन थी, बस का मुझे कुछ पता आइडिया था नहीं कि कहाँ से क्या मिलेगी। तो मैंने सोचा ट्रेन का ही सहारा लिया, और मैं वहीं आराम से लेट गया और 4 बजे का इंतज़ार करने लगा। 4 बजे मुझे एक ट्रेन मिली जो लखनऊ मुझे 5:30 के आसपास पहुंचा दी। सुबह मैं गया, और वहाँ से पास में ही था मेरा जहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण होना था। हम लोग वहाँ पे गए, सब इकट्ठा हुए, नियुक्ति पत्र लिए। और उसी में ही मेंशन था कि आपको 19 तारीख से ट्रेनिंग में जाना है। अब 15 तारीख को नियुक्ति पत्र लिए हम लोग, 16 को घर आ पाए, मतलब 15 को ही रात में आए, तो 15 को बांदा में रुके रात में। अब 19 को लेना था, उसमें सारे डॉक्यूमेंट फिर से एक बार रीचेक होना था, तो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने थे। अब हम लोग 2 लड़के थे यहाँ से, बांदा में हम लोग रुके। बांदा में 16 तारीख को सीएमओ और कई जगह से डॉक्यूमेंट लेने होते हैं, तैयार करने होते हैं, और ये एनएससी बनवाना पड़ता है, नेशनल सेविंग वो। तो ये सब डॉक्यूमेंट तैयार किए मैंने 16 तारीख को। 16 को तैयार किया, और 16 को तैयार करने के बाद शाम को ही निकले। और 17 तारीख को बबेरू, मतलब 16 को शाम को बबेरू आए, और 17 को बबेरू से ही कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट बनवाने थे इकट्ठे, क्योंकि थे नहीं सभी, कुछ एक्स्ट्रा में लगा करता है। जैसे एक गजटेड, एक दो ऐसे गजटेड ऑफिसर की कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, उस वो बना नहीं था, तो मैं यहीं पे हम दोनों लोग बनवाए थे। 17 तारीख को सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, कलेक्ट किए, और सब रख के हम लोग 18 तारीख को पड़ता था संडे। हाँ पापा, हाँ पापा, हाँ पापा, मैं फ़ोन करता हूँ, रुकना। अरे मैं फ़ोन करता हूँ पापा, रुकना अभी। अठारह तारीख को हम लोग यहाँ से निकले, और 19 तारीख को वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे ज्वाइन किए। हमारा ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ झांसी में ही था। हम लोग झांसी पे रुके, और बढ़िया से पूरी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग
शायद बेसिक ट्रेनिंग थी, वो कॉमन ट्रेनिंग थी, उसमें कोई डिसाइड नहीं था कि कौन सा किसको जिला मिला है और कौन सा। हम लोग पूरे बुंदेलखंड के जितने लड़के थे उनकी सबकी ट्रेनिंग लखनऊ पे थी, मतलब जोन वाइज डिसाइड था कि लखनऊ कह रहे हैं, झांसी पे थी, और जो जिस जोन से आते थे उनकी ट्रेनिंग उस सेंटर पे थी। सब लोग हमने ट्रेनिंग, वो कॉमन बेसिक ट्रेनिंग 15 दिन की थी, लेकिन 17 दिन तक चली। और उस ट्रेनिंग के साथ ही हम लोगों को चॉइस फिलिंग करा ली गई कि आपको कौन सा जिला और कौन सा पद चाहिए। उतनी ही सीटें खुली जितने हम लोग का चयन हुआ था, हमारी कुछ सीटें खाली चली गई थी। तो हम सभी लड़के जो है ट्रेनिंग सेंटर से ही अपने अपने ज़िले चयन किए, अपनी अपनी पोस्ट चयन की। हमारा ये था कि हमें एक तो नज़दीक मिल जाए, तो पहले तो कोशिश ये थी कि जो है कानपुर मिले, दूसरी कोशिश ये थी कि चित्रकूट मिले। कानपुर मिल जाएगा तो मैं थोड़ा सा तैयारी कर लूँगा, और शहर है, अच्छा शहर है, थोड़ा सा ये रहेगा कि ठीक है। प्रयागराज जाना चाहता नहीं था क्योंकि मैंने प्रयागराज 10 साल गुजार लिए थे, तो प्रयागराज का ऐसा कुछ नहीं था कि प्रयागराज जाएंगे। तो मैंने सोचा, और किस्मत से मुझे दूसरा मेरा ऑप्शन मिल गया, मेरा चित्रकूट, और अच्छा पद भी मिला, अपर जिला कृषि अधिकारी के पद वहाँ पे था, मिला। और हम लोगों को वहाँ से 4 तारीख को शाम को विदा किया गया अपराह्न में, और 5 को हमें पूर्वाह्न में ज्वाइन करना था। तो हम लोग डायरेक्ट अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर से अपने अपने जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए निकल चुके हैं, जहाँ जिस व्यक्ति को जो डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ था उस डिस्ट्रिक्ट में सीधे बोरी बस्तर सारा कुछ लेके हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करने के लिए निकले। वहाँ पे जाके ज्वाइन किया। इसके बाद 1 हफ्ते का जो है छुट्टी ली, और फिर उसके बाद फिर हम लोग घर आए। तब से जो है उसी तरह से काम चल रहा है। हम लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं अच्छे से, 7-8 महीने हो गए। और पहली बात 10 महीने हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। चित्रकूट में हम लोग हैं, और सारी समस्याएं ऐसा लगता है कि एक पल में गायब हो गई। जितनी भी तकलीफ़ें थी, जितनी भी समस्याएं थी, जितने भी मैंने संघर्ष किए थे, मुझे मेरा एक ही मकसद था कि मैं अपनी जो ज़िंदगी है इसके बारे में किसी को अगर बताऊंगा तो लोग कम से कम, अगर एक व्यक्ति भी इस सब चीज़ों से या मेरी कहानी से अगर प्रेरित होगा, वो चाहे पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक व्यक्ति भी प्रेरित होगा और इसी तरह की किसी की भी कहानी होगी, हम मान सकते हैं कि उसे पैसे की दिक्कत ना हो, उसे और किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, लेकिन डिप्रेशन तो सबके साथ समान होता है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो ना तो गरीबी देखती, ना रईसी देखती, ना पैसा देखती। वो तो सबके साथ कॉमन है, और सभी को कभी ना कभी डिप्रेशन का सामना करना ही पड़ता है, हमें ऐसा लगता है। जब तक आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो आप अच्छी जो है आप कुछ नया कर ही नहीं सकते। तो डिप्रेशन भी बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। चलिए ठीक है, डिप्रेशन नहीं आता तो मैं कुछ करता ही नहीं, मुझे लगता कि चलो ठीक है, जैसे चलता है चलता रहे। तो सोचने का समय मिल जाता है, आपको करना क्या है उसके लिए आप एक लंबा समय मिलता है, तो उसमें आप अच्छे से सोच पाते हैं, और थोड़ा सा एक फैसला जो लेते हैं वो सही लेते हैं। मेरा एनटीपीसी में नहीं जाना कि मैं एनटीपीसी एग्ज़ाम छोड़ दूंगा, वो भी कहीं ना कहीं मेरे लिए ऐसा लगता है कि अच्छा साबित हुआ कि जीवन में पहला एग्ज़ाम मैंने छोड़ा था अपने से। हालांकि 1-2 बार ऐसा हुआ था, मैं एक बार कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम, अच्छा सारे एग्ज़ामों में लगभग 1800, 700, 600 इस तरह फीस रहती थी, तो मेरा फीस भी अच्छी खासी बर्बाद होती थी। पता चला मैं दिल्ली एग्ज़ाम देने गया, और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम मैं देने गया था, और एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच गया था, मात्र 3 मिनट लेट हो गया था, जिस कारण से मुझे वहाँ पे एंट्री नहीं मिली। मैं गेट पे गिड़गिड़ाता रहा, बोलता रहा कि सर मुझे 3 मिनट ही लेट हुए हैं। एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन क्लोजिंग टाइम जितना था उससे मैं 3 मिनट लेट हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि आपसे पहले 1 मिनट लेट हुआ था एक लड़की, उसको हमने एंटर नहीं किया, तो आपको कहाँ से दे देंगे। मैं वहीं से उदास दिल्ली से और फिर से वापस आ गया। मुझे ये था कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, और लेकिन एग्ज़ाम दे देते, एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता ना होता अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम
सेंटर तक पहुंच गए, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम नहीं होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वो भी किया कि अरे यार बताओ, इतना सारा पैसा बर्बाद किया, 1000 का फॉर्म हुआ और 1000 2000 आना जाना लगा और कोई मतलब का नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें थीं, लेकिन अपने से मैंने केवल NTPC एग्ज़ाम छोड़ा था, ये था कि मुझे नहीं देना, और वो मेरे लिए सही साबित हुआ, अच्छा रहा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को 2 लाइनों के साथ विराम देना चाहूँगा कि मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। धन्यवाद।